दोस्तों, आज प्रस्तुत है अदृश्य किरणें। ये एक और चित्र है दोस्तों। भौतिक वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम देस उन जाने माने वैज्ञानिकों में एक सिद्धि से विज्ञान के आविष्कारों द्वारा देश की प्रगति एवं विकास में विशेष योगदान दिया था। एक दिन उसने मित्र प्रोफेसर रमन के साथ प्रयोगशाला की ओर जा रहे थे। डॉक्टर, मैंने सुना है कि आज कल आप किन्हीं नए प्रयोगों में व्यस्त हैं। हाँ प्रोफेसर, यदि उस प्रयोग में सफल हो गया तो हम विज्ञान के क्षेत्र में कई देशों से आगे निकल जाएंगे। सहसा ही मध्य गति से दौड़ती हुई गौतम की कार एक झटके से रुकी। और आपने अपनी कार क्यों रोक दी डॉक्टर? शायद इंजन में कुछ खराबी आ गई है। और कार अगले ही क्षणों में जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर उड़ गई। और डॉक्टर गौतम कुछ देख पाते उससे पहले ही डॉक्टर गौतम चौंक पड़ी। डॉक्टर, कोई हमारी गाड़ी को चुंबकीय बल द्वारा अपनी ओर खींच रहा है। कुछ कीजिए जल्दी। मैं तो कुछ भी नहीं कर समझ पा रहा हूँ प्रोफेसर। डॉक्टर गौतम वास्तव में परेशान थे। और इस दृश्य को बहुत से लोगों ने देखा। आश्चर्य है, कार गैस के गुब्बारे की तरह आकाश में उड़ गई। ऐसा तो पहली बार देखा है। कितनी तेज ऊपर उठ रही है वो। मैंने उनमें दो व्यक्ति को भी देखा है। और देखते ही देखते डॉक्टर गौतम की कार नजरों से ओझल हो गई। इस प्रकार आकाश की धरती से 50 किलोमीटर दूर चक्कर काट कर वह एक तस्तरी नुमा यान। आपने तो कमाल कर दिया प्रोफेसर। यह साधारण सा यंत्र, इसमें छुपी विलक्षण चुंबकीय शक्ति, यह मेरी नई खोज है टोनी। इस यंत्र द्वारा मैं अपनी धरती से सैकड़ों मील दूर रहकर भी लोहे की बनी भारी वस्तु को अपनी ओर खींच सकता हूँ। वह कार अब हमारे यान को छूने वाली है प्रोफेसर। मुझे कुछ करना होगा। तुम सिर्फ यान की दिशा बदल कर उसकी गति बढ़ानी है। और अगले ही क्षण डॉक्टर गौतम की कार उस यान से चिपक गई और यान को लेकर उत्तर की ओर बढ़ने लगी। किसी ने इस घटना की जानकारी कोतवाली को दी। इंस्पेक्टर, उस कार में महान वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम स्वयं रमन बैठे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। इस जानकारी लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। चार्ज रूम से निकलकर इंस्पेक्टर पांडे वह जानकारी सहायक सब इंस्पेक्टर राठी को दी। आश्चर्य है सर, गौतम रमन का अपहरण और भी ऐसे तरीके से। फिर इस सूचना से कंट्रोल रूम को दी गई सूचना पाते ही पुलिस के 2 हेलीकॉप्टर आकाश में चक्कर काटने लगे और सड़क पर पुलिस की गाड़ियां दौड़ने लगी। किंतु डॉक्टर गौतम और रमन की कार का विषय में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। 2 दिन बाद डॉक्टर गौतम की कार सही सलाम हालत में जंगल में पाई गई। सर, मैं विश्वास से पूर्व कह सकता हूँ कार के उड़ाने की खबर झूठी थी। मिस्टर राठी, मैं इस संबंध में और कुछ बहुत से लोगों से पूछताछ की है। इस कार को 20 लोगों ने आकाश में उड़ते देखा है। कार वही है, किंतु सही 100% यह कार आकाश में उड़ी होती तो ऊपर नीचे से गिरती, तो इसकी अवस्था ऐसी न मिलती। यह बात वास्तव में सोचने वाली है मिस्टर राठी। अगले दिन 2 वैज्ञानिक गौतम एवं रमन के अपहरण की समाचार अखबारों में छपा था। पढ़िए, ताज़ा खबर सुनिए। वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम और रमन एक विचित्र तरीके से अपहरण। पूर्व विज्ञान विभाग परेशान। लाख कोशिश करने के बाद भी संबंध में कोई सूत्र नहीं मिला। मिस्टर राठी, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के कहना है कि राष्ट्र गौतम की कार ड्राइवर कर रहे थे और रमन के साथ थे। फिर वह आकाश में कहाँ गायब हो गए सर? और छोड़कर कार सही सलामत कैसे आ गई? इससे पहले कि इसी पहली की को सुलझाना है। दूसरी ओर ऐसे खंडर जो घने जंगलों की ओर भूतवा समझा जाता था प्रोफेसर, उस कार का तो नामो निशान भी नहीं रहा होगा। नहीं टोनी, मैंने उस यंत्र के प्रयोग से चुंबकीय बल द्वारा कार को इस प्रकार जंगल में उतारा कि वह अपने सही रूप में वह दोनों वैज्ञानिक कैसे हैं? वह दोनों अभी बेहोश है प्रोफेसर। उनका ध्यान रखो टोनी। उन दोनों महान वैज्ञानिकों का अंत
अंत उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। टोनी बाहर चल दिया और अगले ही क्षणों में एक दूसरे के कक्ष में दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, मैंने सुनी है कि आप होश में आ गया। तुम कौन हो? मैं प्रोफेसर डेंग का साक टोनी हूँ। आप दोनों इस समय हमारे प्रयोगशाला में हैं, किंतु आप स्वयं को कैदी न समझे, प्रोफेसर का अतिथि समझे। मैं उस शैतान से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे बात करूँगा डॉक्टर। और फिर इस संदेश को पाकर प्रोफेसर डेंग स्वयं डॉक्टर गौतम और रमन से मिली। प्रोफेसर डेंग, तुम्हारे नए आविष्कार के विषय में सुना, मैं उससे प्रभावित हूँ और फिर मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी अच्छी भावना नहीं है। यदि अपने आविष्कार का प्रयोग मानवता के हितों के लिए करते हो तो किसी देवता की तरह पूजे जाते। छोड़ो डॉक्टर, अब इस प्रकार की बातें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे केवल अपने उद्देश्य में दिलचस्पी है डॉक्टर, जिससे अनुसार संसार के नक्शे से हिंदुस्तान का नाम निशान मिटा देना है। और तुम सोते हो तुम्हारा यह उद्देश्य पूरा हो जाएगा? प्रोफेसर डेंग, हिंदुस्तान की धरती पे वीरों से खाली नहीं हुई है, न ही वैज्ञानिकों से, इसलिए तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। प्रोफेसर डेंग ने यह सुना और गुस्से में दांत पीस कर उनने टोनी को बुलाया। टोनी, इन दोनों के सिर फिर वैज्ञानिकों को कैदी से अधिक न समझा जाए। ठीक है प्रोफेसर। और इसके पश्चात कक्ष से बाहर चला गया। डॉक्टर गौतम तथा रमन विचार मगन थे। पता नहीं डेंग अब क्या करने वाला है। यहाँ से निकलने का मार्ग देखना होगा। उधर राजनगर के उपग्रह केंद्र में प्रयोगशाला में सब कुछ ठीक है डॉक्टर। कंट्रोल सिस्टम में कोई खराबी नहीं है। जी हाँ, उसमें किसी तब्दीली की जरूरत नहीं है। आश्चर्य है, उपग्रह छोड़ने की तिथि निश्चित हो गई है वह उचित है। और इसके पश्चात दुबे तथा वर्मा कक्ष से बाहर निकले और मैदान में आ गए। रॉकेट दागने के लिए तैयार है डॉक्टर। कल इसके द्वारा छोड़ा उपग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाएगा। और उसी समय प्लीज डॉक्टर, प्रयोगशाला में कोई यंत्र काम नहीं कर रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? वैज्ञानिक दुबे चौक तथा वर्मा चौक पड़े। साइट के साथ प्रयोगशाला में पहुंचे और तब यह क्या हो गया डॉक्टर? प्रयोगशाला के सभी यंत्र बेकार हो गए। उपग्रह छोड़ने की तिथि बदलनी होगी। इस खराबी को देखना होगा। सब कुछ ठीक प्रकार से देखा गया, किंतु व्यर्थ। हम हार गए डॉक्टर, हमारी मेहनत बेकार चली गई। आखिर कैसे हुआ? उधर प्रयोगशाला के ठीक ऊपर आकाश के 50 मील ऊंचाई पर मौजूद है प्रोफेसर डेंग का यान। अब इसी यंत्र की वजह से हुआ है टोनी। इस यंत्र से निकलने वाली चुंबकीय किरणें ने प्रयोगशाला के यंत्रों को खराब कर दिया। इतना इसका अर्थ यह है कि प्रयोगशाला अब उपग्रह नहीं छोड़ा जा सकेगा, कम से कम अब तक तो नहीं, जब तक कि वैज्ञानिक असली कारण का पता न लगा लेते। तुम स्क्रीन को देख रहे हो? हाँ प्रोफेसर, स्क्रीन मेरे सामने है, कहती हुए टोनी ने स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। और उसी दिन वैज्ञानिक दुबे और वर्मा एक गाड़ी से अपने निष्पादन स्थान की ओर चले। सहसा अचानक उनकी गाड़ी खराब हो गई। हो सकता है ईंधन खत्म हो गया हो। और वैज्ञानिक दुबे वर्मा को कुछ समझ पाते, लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर, हमारी गाड़ी तेजी से ऊपर की ओर उठ रही है। गौतम गाड़ी की तरफ दे। ओह माय गॉड! गाड़ी एक पल में 50 फीट ऊपर उठ गई। यह तो संयोग ही था। उस समय इंस्पेक्टर पांडे मराठी जीप द्वारा गुजर रहे थे। सर, वह देखिए उड़ती गाड़ी, हमें जल्दी कुछ करना होगा मिस्टर राठी। फिर दोनों जीप से उतरे और फिर उस स्थान पर, किंतु व्यर्थ है। कार इतनी ऊंचाई पे है कि उस पर तक गोली नहीं पहुंच सकती। सड़क पर भीड़ थी। क्रमशः नजरें ओझल से होती गाड़ी कुछ लोगों ने देख रहे थे। आश्चर्य, कारें भी आकाश में उड़ने लगी। इतने तो विज्ञान का चमत्कार ही कहा जाएगा। अभी 4 दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। स्पष्ट है किसी अपराधी ने अपहरण करने का नया तरीका ईजाद किया है। और फिर गाड़ी बिल्कुल अदृश्य हो गई। इंस्पेक्टर पांडे ने तुरंत ही कंट्रोल रूम को सूचित किया। प्लीज जल्दी कीजिए, कुछ ही क्षणों में कार
नजरों से ओझल हो गई है। थोड़ी देर बाद पुलिस हेलीकॉप्टर आकाश के चक्कर काट रहे थे, परंतु व्यर्थ कुछ नहीं हुआ उसका। पुलिस विभाग की नींद आराम हो गई थी। इंस्पेक्टर पांडे और राठी एक पल के लिए भी आराम नहीं था। सर, 5 दिन में यह दूसरी घटना है। मिस्टर राठी, मुझे यकीन है यह काम डैंग के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का नहीं है। इस बार वह एक और नई खोज कर लेकर धरती पर आया है। 2 दिन इंतजार करने के भागदौड़ करने के बाद इंस्पेक्टर पांडे को वह गाड़ी उसी स्थान पर मिली जहां डॉक्टर गौतम की गाड़ी पाई गई थी। गाड़ी सही है सर, किंतु वैज्ञानिक दुबे और वर्मा नहीं है। मिस्टर राठी, डैंग के उद्देश्य है उन वैज्ञानिकों का अपहरण करना था। गाड़ी को इसलिए महत्वहीन थी, इसलिए उसे नीचे फेंक दिया। यूँ कहिए सर, उसे नीचे गिराने की बजाय उसने सावधानी से यहाँ रख दिया। हाँ, यही है मिस्टर राठी। वैसे भी सोचने वाली बात यह है कि दोनों गाड़ी यहीं क्यों गिराई। हमें इस जंगल में देखना चाहिए, हो सकता है इस स्थान पर डैंग का कोई संबंध हो। आप ठीक कहते हैं सर। और इस तरह यह दोनों आगे की ओर बढ़ गए। तभी गाड़ी के अंदर एक आवाज़ उठी, तुम मूर्ख हो इंस्पेक्टर, मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकोगी। और पांडे और राठी दोनों चौंक पड़ी। यह आवाज़ तो ऐसा लगता है जैसे कार के अंदर से आ रही है। दोनों पलट कर कार के पास पहुंचे। और फिर तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं गाड़ी के अंदर से। इस गाड़ी के अंदर ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, गाड़ी की सीट के नीचे एक ट्रांसमीटर स्पीकर सहित पड़ा है। मेरी आवाज़ का माध्यम है। मैंने सोचा मेरी आवाज़ सुनकर तुम व्यर्थ में भागदौड़ से बच जाओगे। और अगले ही क्षण वह शक्तिशाली ट्रांसमीटर पांडे के हाथ में था। प्रोफेसर, मैं इन चारों वैज्ञानिकों के विषय में जानना चाहता हूँ। वह चारों मेरे कब्जे में है इंस्पेक्टर, तुम कभी नहीं पहुँच सकोगे। अतः भागदौड़ व्यर्थ है इंस्पेक्टर, मेरे विषय में सोचना छोड़ दो। यह तो तुम इस समय कहाँ हो? तुम अंतरिक्ष में स्थित अपनी प्रयोगशाला में, किंतु वह तुम रॉकेट से भी नहीं पहुंच सकोगे। प्रोफेसर डैंग, मैं जानता हूं कि तुम उन वैज्ञानिकों का अपहरण क्यों किया है, ताकि तुम्हारा देश वैज्ञानिक क्षेत्र में सबसे पीछे रह जाए और यह धरती पर कोई नया आविष्कार न जन्म ले सके। इसके लिए मैं चुन चुनकर इस देश के वैज्ञानिकों का अपहरण करूंगा तथा उन्हें समाप्त करता रहूंगा। इंस्पेक्टर पांडे ने 1-2 प्रश्न और किए, परंतु उसके दूसरी ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला। वह जीप में आ गया। जीप शहर की ओर दिशा में दौड़ पड़ी। मैंने सब कुछ सुन लिया है सर, किंतु अंतरिक्ष में रहने वाले डैंग को हम किस प्रकार पकड़ सकते हैं? कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इंस्पेक्टर राठी। और उधर अपने तस्तरी नुमा यानी में डैंग, सर मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा। प्रोफेसर, आपको गाड़ी में ट्रांसमीटर रखने की क्या जरूरत थी? टोनी, तुम्हें पता है कि वह ट्रांसमीटर पुलिस विभाग में रहेगा। जी हाँ, और जब उसके माध्यम से हम अपने संबंध स्थापित करने का प्रयास करेंगे, और यह एक अच्छी बात होगी प्रोफेसर, जो किसी प्रकार भी संभव होगा, बल्कि नहीं होगा, बल्कि होगा। यह अपने द्वारा मुझे उसकी गतिविधियों का पता लगा सकेगा। चलो टोनी। ठीक है प्रोफेसर, कहते ही टोनी यान में दशा बदल दी। और उधर इंस्पेक्टर पांडे डीजीआई साहब के पूरी बात बताकर ट्रांसमीटर उन्हें सौंप दिया। मिस्टर पांडे, मेरा विचार है यह कार्य सेना की मदद के बिना नहीं हो सकता। जी हाँ, इतनी ऊंचाई तक हम ईंट तो सेना विमान ही उड़ान भर सकता है। यदि डैंग पर की प्रयोगशाला एक ही स्थान पर स्थित है तो शक्तिशाली मिसाइल द्वारा नीचे गिरा सकते हैं। गिराना उचित नहीं होगा क्या, क्योंकि सर हमारे 4 वैज्ञानिक समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ सोचा जाएगा। मिस्टर पांडे, पहले तो हमें यदि देखना है कि प्रयोगशाला कहाँ है। मैं मंत्री महोदय से बात करता हूँ। और फिर मंत्री महोदय से बात करने के पश्चात डीजीआई साहब जीप में बैठकर अपने निवास स्थान की ओर चल दिए। उसकी जेब में पड़ा हुआ डैंग का एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर चीख चीख कर आवाज़ें सुनते ही वह जीप रोक दी और ट्रांसमीटर हाथ में ले लिया। तो अब आप मुझे पकड़ने के लिए सेना की मदद दे रहे हैं डीजी साहब? आप अपने को बहुत चालाक समझते हैं आप। प्रोफेसर डैंग, मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। तुम कहाँ हो? तुम समझने की कोशिश करो प्रोफेसर, तुम
से समझौता करना चाहता हूँ। ठीक है आईजी साहब, मुझे आपसे समझौता करूँगा। इस साथ ही ट्रांसमीटर शांत हो गया और आईजी साहब की जीप में बैठे तभी यह जीप पहले ऊपर क्यों उठ रही है। और सचमुच जीप एक पल के लिए 15 फीट ऊपर उठ गई। ओह, शायद मेरा अपहरण हो रहा है। खतरे को समझते हुए डीजी साहब जीप से कूद गए। जीप तेजी से आकाश की ओर बढ़ रही थी और लगभग 200 फीट ऊपर पहुंचकर वह नीचे आने लगी। यह दृश्य देख लोगों में भगदड़ मच गई। भागो भागो, ऊपर से जीप नीचे गिर रही है। यह जीप निश्चित ही 2-4 की जान लेकर रहेगी, जल्दी करो। और अगले ही क्षण जीप सड़क से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। संयोगवश कोई घायल नहीं हुआ। चेहरे पर पश्चाताप एवं पराजय के भाव लिए डीजीपी साहब वहीं खड़े रहे। डैंग के उद्देश्य से मुझे समाप्त करना था। यदि उचित समय पर जीप सेना कूदता तो। उसी दिन सेना के जेट विमानों ने उड़ान भरी और डैंग की प्रयोगशाला दूर दूर तक तलाश किया, किंतु वे असफल होकर लौटे। डैंग की प्रयोगशाला का पता न चल सका। समाचार पत्र में इस प्रकार घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर छाप रहा था। पढ़िए, प्रोफेसर डैंग द्वारा 4 वैज्ञानिक का अपहरण, आईजी पुलिस से बाल बाल बचे। आज की ताज़ा खबर, प्रोफेसर डैंग पुलिस की नाक में दम कर दिया। पुलिस के निकम्मेपन की कहानी। उधर दूसरी ओर जब राजनगर की पुलिस प्रोफेसर डैंग की प्रयोगशाला का पता लगाने के लिए दुनिया भर में प्रयोग कर रही थी, तो डैंग की प्रयोगशाला में कैद 4 भारतीय वैज्ञानिक। तो यह अंतिम निर्णय है आप लोगों का। टोनी, हमें अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम एक शैतान का साथ कभी नहीं देंगे। हमने निश्चित कर लिया, हम अपने प्राण दे देंगे, किंतु हम डैंग के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है, वैज्ञानिकों के लिए आप लोगों का यह संदेश प्रोफेसर तक पहुंचा दूंगा। कहते हुए टोनी बाहर निकल गया। 4 वैज्ञानिक अब विचार में मगन थे। तुम डॉक्टर, हमें यहाँ से निकलना होगा। भले ही यहाँ से निकलने के लिए हमें कोशिश में हमारे प्राण चले जाएं। हाँ, यह मुश्किल है दोस्तों। प्रोफेसर डैंग इस खंडर के चारों ओर अदृश्य घातक किरणें की रक्षा कवच बना रखा है। यदि कोई प्राणी डैंग की इच्छा के विरुद्ध खंडर में आने अलावा बाहर जाने का प्रयास करेगा तो वह तत्काल ही राख में बदल जाएगा। डॉक्टर, क्या इन किरणों के नाम पर पराबैंगनी किरणें हैं? नहीं, ये पराबैंगनी किरणें फौलाद को भी जला डालती हैं। ये किरणें केवल जैविक प्राणियों को जलाती हैं। उन किरणों का विकास विकिरण केंद्र तो यही होगा, हम देखना चाहिए। किंतु इस कार्य में हमें अपनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। हम अच्छी तरह सोच समझ कर ही कदम उठाएंगे। और अपनी प्रयोगशाला में डैंग एक स्पीकर द्वारा यह सब बात सुनी तो तुमने सुना टोनी, डॉक्टर गौतम उस विकिरण यंत्र को प्राप्त करने की प्रयत्न करेगा। मैं यह प्रबंध कर दूंगा कि कक्ष से बाहर ही नहीं निकल सकेगा। और प्रोफेसर, यदि वह वास्तव में ऐसा कर बैठा तो? ठीक है प्रोफेसर, किंतु उनका कहना है कि मैंने सुना लिया, यही कि न हम प्रोफेसर के लिए काम नहीं करेंगे। उनकी चिंता तुम मत करो टोनी। तुम शहर से मेरा 10 दिन का काम और है, उसके बाद सब ठीक कर दूंगा। कहते हुए प्रोफेसर डैंग स्विच वार्ड की तरफ बढ़ा। टोनी बाहर चला गया। उधर रात का समय होते ही प्रोफेसर इंस्पेक्टर पांडे राठी जीप द्वारा जंगल की ओर बढ़ रहे थे। सर, मैं अभी भी नहीं समझ पा सका कि आपकी योजना क्या है। मिस्टर राठी, मेरी योजना केवल यह है कि डैंग की निगरानी करूंगा, डैंग को गिरफ्तार करूंगा और उस समय तक एक पल के लिए भी चैन से नहीं बैठूंगा। मैं आपको साथ हूँ सर, किंतु ठोस योजना बना लो। इंस्पेक्टर पांडे मौन रहा। शहर से सीमा से निकलकर उसने जीप रोकी और वह आगे नदी, नालों एवं जंगल की सिलसिला शुरू होता था। सर, क्या आप सोच रहे हैं कि प्रोफेसर डैंग का प्रयोगशाला यहीं कहीं होगी? केवल अनुमान है मिस्टर राठी। इस समय हम अनुमान के ही सारे आगे बढ़ सकते हैं। दोनों जीप से उतरकर दाईं ओर बड़े आकाश की ओर उठी थी। सहसा उसे
उत्तर दिशा में नियंत्रण अब ऊपर उठती एक चमकीली तस्तरीनुमा किसी वस्तु को देखा। पांडे राठी दोनों हड़बड़ा कर चौंक उठे। वह देखिए सर, उड़न तस्तरी। वह प्रोफेसर डैंग की प्रयोगशाला भी हो सकती है मिस्टर राठी। बिल्कुल सर, हम ऐसी भी सोच सकते हैं। वह तो अंतरिक्ष में है। जरूर तो नहीं कि प्रोफेसर डैंग अंतरिक्ष की बात सच कही हो। और चमकदार वस्तु कुछ क्षणों बाद अदृश्य हो गई। दोनों जीप के निकट पहुंचे। तभी रुकिए सर, मेरी जीप ऊपर उठ रही है। इसका मतलब डैंग प्रयोगशाला हमारे ठीक ऊपर है। बिल्कुल सर, हम ऐसा डैंग हमारे ऊपर है। बिल्कुल ठीक। मैं सोच रहा हूँ कि अंतरिक्ष में व्यवस्था है मिस्टर राठी। हमारी जीप जिस चुंबकीय बल के कारण प्रयोगशाला की ओर खींची जा रही है उसे हम रोक नहीं सकते। फिर वास्तव में बिजली जैसी तेजी से ऊपर उठती जीप कुछ क्षणों से नजरों से ओझल गई। यदि हम जीप के अंदर होते तो पांडे तथा राठी देखते रह गई, किंतु अगले ही क्षण जीप भयानक धमाके के साथ सड़क पर गिरी और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। पांडे तथा राठी की बाल बाल बचे। हमारा जीवन शेष है सर, अन्यथा वह जीप तो मिस्टर राठी अपने जीप जिस चुंबकीय बल से खींचा जा रहा है उसी के बल को समाप्त करके जीप को गिरा दिया गया। और फिर इसी की प्रतीक्षा में कोई और नई बात सामने आए। पांडे तथा राठी पूरी रात उस स्थान पर गुजार दी। सुबह होने पर वह लौट पड़े। मिस्टर राठी, अब तो हम पराजित हो गए। हमें विश्वास है एक दिन विजय होंगी। आप ठीक कह रहे हैं सर, हमें हिम्मत से नहीं आनी। और उसी दिन एक घटना और घटी। प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री अपने बंगले लॉन में बैठा उसे पढ़ रहा था अखबार में। सहसा उसी क्षण, यह मेरी कुर्सी को क्या हो गया है, ऊपर क्यों उठ रही है? और फिर स्थिति समझते हुए उसने नौकरों को पुकारा, रामू, पूर्ण, बलदेव, जल्दी आओ। आवाज सुनते ही नौकर दौड़े आए। मालिक को कुर्सी सहित आकाश में उड़ते देखा। अरे मालिक, कुर्सी से लिफ्ट की तरह ऊपर जा रही है। आश्चर्य है, इतनी ऊपर, कुछ करो। खगोलीय शास्त्री को स्त्री सहित 50-60 फीट ऊपर उठ चुके और चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ। और विशेषता यह थी कि कोई कुछ भी नहीं कर सका। खगोलीय यात्री कुर्सी सहित नजरों से ओझल हो गए। नौकर रो पड़े। मालिक सुरक्षित चले गए। अखबार वाले को एक मामला और मिल गया। पढ़िए पढ़िए, सत्य किंतु आश्चर्यजनक घटना। प्रसिद्ध खगोल शास्त्री रंगनाथ सहसरी स्वर्ग पढ़िए। यह खबर कर पांडे राठी ने भी पढ़ी। आश्चर्य है सर, सहसरी स्वर्ग में राठी, मिस्टर राठी, यह सब बकवास है। और मिस्टर राठी, अखबारों में वही छपा है जो नौकरों ने बताया। जो सच है वह समझ नहीं सकी। आपका मतलब सर, प्रोफेसर डैंग, आप ठीक कह रहे हैं सर। मिस्टर राठी रंगराज इस देश के जाने माने खगोल वैज्ञानिक हैं। डैंग ने उनका अपहरण कर लिया। और फिर इनकी बात की पुष्टि के लिए इंस्पेक्टर पांडे रंगनाथ के चारों नौकरों से मिला जिन्होंने वह दृश्य देखा था। साहब, हमने अपने मालिक को कुर्सी सहित आकाश में जाते देखा। सब सहायता के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। वह गायब हो गई। और फिर घटना ने पुलिस विभाग को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। पुलिस गाड़ियां दिन रात सड़कों पर घूम रही थी। पुलिस वाले लाउड स्पीकर से लोगों से अपील कर रहे थे, आप लोग धैर्य रखें, अफवाहों को से बचें, विश्वास दिलाते हैं प्रोफेसर डैंग जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यह सब हो रहा था। अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए डैंग अपनी सफलता पर हंस रहे थे। इस स्क्रीन को देख रहे हो टोनी? मैं देख रहा हूँ प्रोफेसर। पूरा शहर की पुलिस गाड़ियाँ नजर आ रही हैं। पुलिस वाले यह कह रहे हैं कि डैंग को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मूर्ख कहेंगे, इतना भी नहीं जानते कि इसी शहर ऐसा कहकर अपनी मौत को निमंत्रण दे रहे हैं। जाओ, अब तुम एक मजेदार खेल दिखाता हूँ, चलिए प्रोफेसर। और प्रोफेसर डैंग स्क्रीन से नीचे लग गया, एक स्विच दबाया और बाहर आ गई। अगले ही क्षण टोनी के साथ एक तस्वीरनुमा यान
में बैठा था और यान बड़ी तेजी से आकाश में उड़ रहा था। टोनी, आज इस शहर की पुलिस के नामो निशान मिट जाएगा। आपके लिए यह साधारण कार्य है प्रोफेसर। उस समय प्रोफेसर गौतम प्रोफेसर रमन के साथ कक्ष की खिड़की के पास खड़े थे। देखिए, वह डॉक्टर डेंग, तीनों टोनी अपने उस नई घटना को जन्म देने गए हैं। यह अच्छा हुआ प्रोफेसर, मैंने निश्चित कर लिया कि आज हम डैंग की प्रयोगशाला के सभी यंत्रों को बेकार कर दूंगा। इतना कहकर कमरे से द्वार पर आया। किंतु डॉक्टर, यह भी हो सकता है कि डैंग ने वह अदृश्य किरणें कमरे के बाहर फैला रखी हों। मैं देखता हूँ प्रोफेसर। कहते हुए डॉक्टर जैसे ही आगे कदम बढ़ाया, रमन ने उसे जल्दी से पीछे खींच लिया। मैं आपको बाहर नहीं जाने दूंगा डॉक्टर। आपको कुछ हो सकता है, मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकूंगा। और डॉक्टर गौतम कुछ कहने से वाले थे कि उसी समय रमन ने स्वयं बाहर की ओर छलांग लगा दी। प्रोफेसर रमन। और फिर डॉक्टर गौतम कंठ से घुटी सी चीख निकल गई। नहीं, रमन आग की लपटों में बदल गया चुका था। ऐसा देखकर गौतम की आंखें में आंसू आ गए। उफ, यह क्या कर डाला प्रोफेसर, मेरे लिए अपने आप को जलाकर राख कर दिया तुमने। और सचमुच उस स्थान पर अब केवल राख पड़ी थी। और उधर शहर में चलती ही गाड़ियां क्यों रुक गई, लाल बत्ती की वजह से। और यह घटना भी थी, जो घटना चौराहे के निकट एक भी आगे नहीं बढ़ सकी थी। तो क्या सड़क पर सभी लोगों की गाड़ियां खराब हो गई? ऐसा नहीं हो सकता। सभी गाड़ियां खराब नहीं हो सकती, निश्चित ही कोई गड़बड़ होने वाली है। सहसा एक गाड़ी ऊपर उठने लगी और 50 फीट देखो कर लोग चिल्लाए, डॉक्टर डैंग बचो। इतनी भीड़ में यह गाड़ी किसी की ओर ऊपर गिरी तो। और ऐसा ही हुआ। ऊंची उठती गाड़ी गिर पर टुकड़े टुकड़े हो गई। 2 व्यक्ति मलबे के नीचे दबकर, कई लोग घायल हुए। आह, मरा, बचाओ। अगले ही क्षणों एक पुलिस की वैन बड़ी तेजी से ऊपर उठी। लोगों में भगदड़ मच गई। अपने प्राण बचाने के लिए अपने अपने वाहनों को छोड़कर भाग लिए। और फिर देखते ही देखते सड़क वीरान हो गई। पुलिस वैन जो ऊपर गई थी वह नीचे आ गिरी। फिर शाम को तक कोई घटना न घटी, किंतु पुलिस विभाग की नींद हराम हो गई। के लिए यही काम था। पांडे, आज तुम्हें भी त्याग पत्र देना होगा। वह क्यों सर? वह गृह मंत्रालय से आदेश, खबरों की मांग भी यही है। कुछ नहीं कर सकते, हमें त्याग पत्र देना चाहिए। मुझे थोड़ा समय और चाहिए सर। पांडे, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। व्यवस्था यह है कि डैंग अंतरिक्ष में छुपा है, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे होते तो आप जानते हैं सर। इस संबंध में कोई योजना तुम्हारे पास है? अभी तो कोई योजना नहीं है सर, किंतु इतना विश्वास है कि डैंग की प्रयोगशाला अंतरिक्ष में नहीं है। और उसी समय फोन की घंटी बजी। आईजी साहब ने रिसीवर उठाया। यस आईजी स्पीकिंग। यस, BM रोड पर चेक पोस्ट। यस, आई एम माथुर बोल रहा हूँ। बोल, क्या बात है? ठीक है, मैं मिस्टर पांडे को भेज रहा हूँ। सर, काल पुलिस वैन आकाश में उड़ गई है और सुरक्षा हालात के नाते जंगल के पास मिली है। इस सूचना के बाद उसे रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर पांडे उसे पुलिस वैन के विषय में बताया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सर। और खंडर के पास कक्ष में डॉक्टर गौतम उसके साथी। सर, क्या वैज्ञानिक हैं? क्या हम अदृश्य किरणों को समाप्त नहीं कर सकते? मित्र, अदृश्य किरणें डैंग के प्रयोगशाला में रखे रिसीवर विकिरण यंत्र से निकल रही हैं। और व्यवस्था यह है कि हम इस कक्ष से बाहर भी नहीं निकल सकते। इस कमरे में बिजली भी नहीं है। शायद हम बिजली फैल करके भी कुछ कर सके। सुनकर शेष लोग विचार में मगन हो गए। दूसरी ओर इंस्पेक्टर पांडे
और 4 जवानों के साथ। मिस्टर राठी, आज हम इस जंगल के देखना है, हम पैदल चलेंगे, जीप आगे नहीं जा पाएगी सर। और फिर जंगल में। मिस्टर राठी, जंगल में यह खंडर, वह चमकदार वस्तु भी तो यहीं कहीं से ऊपर उठी थी। प्राचीन खंडर, सुना है इसमें भूत प्रेतों का निवास है, इसलिए कोई जंगल में नहीं जाता। कुछ सोचकर पांडे अपने साथियों सहित खंडर की ओर बढ़े। तभी खंडर के कमरे में एक खिड़की के पास, आगे मत बढ़ना इंस्पेक्टर, इस खंडर के चारों ओर अदृश्य किरणों का पहरा है, जलकर राख हो जाओगे। इंस्पेक्टर पांडे चौंका, यह आवाज मिस्टर राठी की है, कोई हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है मिस्टर सर। तब यह सोचकर शायद उत्तर मिले, आप लोग कौन हैं? मेरा नाम डॉक्टर गौतम है, मेरे साथ वैज्ञानिक दुबे और वर्मा रंगनाथ, हम यहाँ कैद हैं। उत्तर मिला, डैंग का प्रयोगशाला इसी खंडर में है और इसके खंडर के चारों तरफ अदृश्य किरण फैला रखी हैं, भूल कर भी आगे न बढ़ना। इसके 50 खामोशी छा गई। मिस्टर राठी, हमें केवल इसी जानकारी की जरूरत थी, अब हमारा काम आसान हो गया सर। उसके पश्चात इंस्पेक्टर राठी पूरे कंट्रोल रूम से संबंधित करके पूरी बात बताई। और शहर में एक घटना घटी। डॉक्टर गौतम के निवास स्थान पर दोनों बच्चे लान में कुर्सियों पर बैठे कॉमिक्स पढ़ रहे थे। सहसा, नीता, हमारी कुर्सी ऊपर उठ रही है। हाँ सुरेश भैया, उठ तो रही है। और दोनों बच्चे कुछ समझ पाते इससे पहले ही दोनों बच्चे कुर्सियां सहित सैकड़ों फीट ऊपर चले गए और भय से चीख रहे थे, मम्मी बचाओ। अगले ही क्षण वह अदृश्य हो गई। यह समय था कि जब डॉक्टर डैन का यान शहर के ऊपर चक्कर काट रहा था। डॉक्टर गौतम, बच्चों आ गए हैं। प्रोफेसर को तुरंत भय, प्रोफेसर, किंतु मुझे भय है कि कहीं नजर नहीं आ रहे। ऐसा नहीं हो सकता टोनी, मेरे यंत्र में जो चुंबकीय किरणें निकली हैं वह धातु में विद्युत आवेश उत्पन्न कर देती है कि जिसके कारण धातु संपर्क में आने से वाला प्राणी उससे चिपक जाता है और बेहोश हो जाता है। निकट जाने पर यान की खिड़कियां खोल लेना और ताकि वे अंदर आ सकें। अपने बच्चों को देखकर गौतम निश्चित रूप से हमारा गुलाम बन जाएगा। आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। और लगभग 20 मिनट पश्चात डैंग का यान डॉक्टर गौतम के बच्चों को लेकर उसी खंडर में उतरा। बच्चे बेहोश थे, अब होश में थे। डैंग बच्चों को लेकर यान से निकला और दूसरे कक्ष की ओर बढ़ रहा था। सुरेश तथा नीता विचार में गंध थे। आखिर इसके हाथ में यह रिमोट कंट्रोल जैसा क्या है? कहीं यह सारे मामले की जड़ इस यंत्र में तो नहीं? आओ बच्चों। फिर उस कक्ष के सामने पहुंचकर सुरेश ने मन ही मन न जाने क्या किया। उसने अवसर देखा और हाथ से रिमोट कंट्रोल पर झपट दिया। प्रोफेसर, यदि मेरे पास आए तो तुम्हारा यह यंत्र उड़ा दूंगा। अपने बच्चों की आवाज़ सुनकर डॉक्टर गौतम कक्ष से सामने आया और सुरेश तथा उसके हाथ में कंट्रोल देखा। सुरेश, यह कंट्रोल इसे मत देना, मेरे पास आओ। आओ बेटे। और सुरेश दौड़कर अपने पापा के पास पहुंचा। पापा आओ बेटे। और डैंग उस कंट्रोल को ठिकाने छीनने के लिए झपटा, किंतु इससे पहले ही गौतम ने कंट्रोल को फर्श पर पटक कर तोड़ दिया। डैंग, यह कंट्रोल ही तेरे शक्ति थी, अब तू कुछ नहीं कर सकता। डैंग जल्दी ही बाहर की ओर भागा। उस समय खिड़की के ठीक सामने खंडर से कुछ दूरी पर सैकड़ों जवान एक साथ इंस्पेक्टर पांडे और राठी खड़े थे। कुछ समझ में नहीं आता मिस्टर राठी। प्रतीक्षा कीजिए सर, शायद अंदर से डॉक्टर गौतम का कुछ बता सके। पुलिस को देखकर डॉक्टर गौतम चिल्लाए, अब कोई खतरा नहीं है इंस्पेक्टर, जल्दी आ जाइए, शैतान अभी यहीं है। अगले क्षण पुलिस खंडर में प्रवेश किया। और कहाँ है प्रोफेसर डैंग? सारी इंस्पेक्टर वह एक बार फिर धोखा दे गया। सभी आकाश की ओर देखा और प्रोफेसर डैंग यान बड़ी तेजी से आकाश को चीर कर अगले ही क्षण अदृश्य हो गया। हम फिर पराजित हो गए सर। वह शैतान मेरे सामने होता तो मुझे अफसोस है इंस्पेक्टर। समाप्त दोस्तों।